श्वेता श्रीवास्तव, बड़ी तमाम खबरें आगे आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात योगी सरकार के प्रशासन के बुलडोजर की वजह से जो खौफ है उसको लेकर बताते हैं। संभल में मुस्लिम समाज ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद के हिस्से को खुद ही गिराना शुरू कर दिया है। संभल प्रशासन ने 4 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हटा तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा। और इसके बाद गाँव के लोगों और मस्जिद कमेटी के लोगों ने यहाँ पर बने अवैध निर्माण को खुद ही गिराना शुरू कर दिया। सबसे पहले सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद की बाउंड्री वॉल को गिराया जा रहा है और फिर बाकी अवैध कब्जे को हटाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए। पूरा मामला संभल के राया बुजुर्ग गांव का है और आरोप है कि लोगों ने सरकारी जमीन पर मस्जिद के जरिए अवैध कब्जा किया था और प्रशासन ने फिर नोटिस देकर के लोगों से खुद ही अवैध निर्माण ढाने को कहा, वरना बुलडोजर एक्शन होगा। जिसके बाद अब मुस्लिम समुदाय ने खुद ही अवैध निर्माण को ढाना शुरू कर दिया है। गांव में सरकारी जमीन पर बनी जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू की थी और मस्जिद कमेटी के कहने पर 4 दिन की मोहलत दी थी, उसे अब मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं जुमे की नमाज के बाद कमेटी के लोग लगे हैं और खुद सब्बल और फावड़े लेकर इस मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया गया है। अब जो प्रशासन की तय समय सीमा है 4 दिन की, उस 4 दिन के अंदर इस मस्जिद को गिराने की चुनौती मस्जिद कमेटी पर है और प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो समय सीमा दी गई है उन 4 दिन के अंदर इस पूरे निर्माण को गिराना है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग लगे हैं और लगने के बाद जुमे की नमाज के बाद इसको तोड़ने का यहाँ पर काम शुरू किया गया है। अंदर भी कुछ लोग हैं जो निर्माण को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर के कहा यह गया था कि सरकारी खाद के गड्ढों की जमीन पर मस्जिद बनाई गई है। उसके बाद ही तहसीलदार ने आदेश जारी किया था इसको तोड़ने का और उसके बाद ही अब इसे तोड़ने का काम शुरू किया गया है। सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी, विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने, उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे हैं। सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं। सरकार चाहे तोड़ाई, सरकार चाहे न तोड़ाई। कल तोड़ी गई थी जी, तोड़े, अब भी तोड़े, अभी काम चालू है। जी हाँ। कितने लोग लगे हैं इसमें तोड़ने में? इसे पूरा मोहल्ले तोड़ा, पूरे गाँव की है, सब समाज की है। रावण दहन के मौके पर हुआ क्योंकि रावण के 10 सिरों पर शर्जील, उमर, खालिद और कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर लगा दी गई जिन लोगों पर अर्बन नक्सल होने के आरोप लगते रहे हैं। झगड़ा साबरमती टी पॉइंट के सामने हुआ जहां पर दोनों छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लेफ्ट छात्रों ने रावण दहन के समय जूते फेंके और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन के लोगों ने दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव किया। इस दौरान दोनों गुटों को संभालने में वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। अफजल को देंगे, उमर को देंगे, साजिल को देंगे, हैदराबाद में। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त बवाल मचा है दोनों। और ये हम आपको जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस बारे में कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन पहले ये जरा आप देखिए तस्वीरें जहां आमने सामने छात्र संगठन आ गए और इस बीच हालात ये बने कि जमकर धक्का मुक्की हुई। एबीवीपी ने यहां नारेबाजी भी की, लेफ्ट के छात्रों पर आरोप लगाए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्री प्लान था, सोची समझी साजिश थी। जैसे इनको अभी समझ में आ रहा है कि जेएनयू के छात्रों पे इनकी पकड़ नहीं है, तो ये चाह रहे थे कि किस तरीके से विवाद किया जाए, किस तरीके से हम मतलब चर्चा में आए। और दूसरा कि ये लोग एबीवीपी आरएसएस का पुतला दहन करने वाले थे, इसलिए क्योंकि जो एबीवीपी थी वो रावण दहन के रूप में इन्होंने शर्जील इमाम, उमर, खालिद इन सब की तस्वीरें लगाई थी। तो ये तस्वीरें जब लगाई थी तो ये शर्जील इमाम के समर्थन में यहाँ पे जुलूस निकालते हैं, मशाल जुलूस निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं। तो एबीवीपी का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो छात्र यहाँ पे नए आए हैं उनको बताया जाए, उनको दूसरा पहलू भी दिखाया जाए, शर्जील इमाम का एक असली चेहरा दिखाया जाए। दूसरी तरफ जेएनयू एसयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार का कहना है कि अभी तक आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुआ, ऐसे में इस तरह के पोस्टर लगाना गलत है। हमने देखा कि एक अननेम्ड पर्चा जो है निकाला गया कि रावण का पुतला दहन करेंगे बट उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद का पोस्टर लगाएंगे। तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उमर खालिद, शर्जील इमाम इस
सिटीजनशिप को बचाने का जब मुहिम आंदोलन पूरे देश भर में चला CNRC NPR के खिलाफ, वो उसको खड़ा करने में, उस आंदोलन को खड़ा करने में एक अग्रणी भूमिका निभाए और भाजपा RSS ने उनको कॉन्स्पिरेसी में आज जेलों में बंद करके रखा है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर लगे हुए आरोप को अभी तक साबित कर पाएं। ट्रायल नहीं चला पाए हैं अभी तक 5 सालों में। आगे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ हल्ला, लेकिन फिलहाल देखिए वलसाड में ATS का एक बड़ा एक्शन। चौहान है, वो लड़की के संपर्क में पिछले 1 साल से था, पड़ोसी बताए जाते हैं। मोनू चौहान को शक था कि लड़की किसी और के साथ रिश्ते में है और इसी वजह से उसने इस हत्या की खौफनाक साजिश रची। मोनू देवास के वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में किराए पर रहता था। उसने पहले से ड्रम लाकर रखा और 29 सितंबर को जब लड़की मोनू चौहान से मिलने उसके कमरे पर आई तो उसने लड़की को उसी ड्रम में डुबो कर मार दिया। इसके बाद नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, आरोपी को फांसी देने की मांग की। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से वहां पर वो ड्रम मिला जिसमें इससे लड़की को डुबोकर मारा गया। तो ये वही ड्रम है जिसमें मोनू ने डुबोकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। उसके बाद मोनू चौहान पकड़ा गया। लोगों ने उसके बाद आक्रोशित होकर थाने का घेराव किया। परिवार में मातम पसरा हुआ है। अपनी बेटी को वो ढूंढ रहे थे और उसके बाद जब उनको पता चला कि वो मोनू के पास गई है तो उन्होंने फोन किया, लेकिन मोनू ने तब ये कबूल किया कि उसने लड़की की हत्या कर दी है और फिर थाने जाकर मोनू ने सरेंडर कर दिया। उनका आक्रोश जायज है। उनकी बच्ची के साथ हुआ है, मर्डर हुआ है, उसमें आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है और बिल्कुल बारीकी से जांच की जा रही है। हर एंगल पे जांच की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश प्राप्त हुए कि हर एंगल पे जांच कर अधिक से अधिक साक्ष्य एकत्रित किए जाए। उसी में हम लोग लगे हुए, बेचना जारी है। लड़की दरअसल अपने घर से गायब थी। परिवार वाले खोजबीन में जुटे। उसके बाद उसकी सहेली से पता किया तो सहेली ने यह बताया कि लड़की का मोनू नाम के एक शख्स के साथ अफेयर है, जिसके बाद उसका फोन नंबर लेकर के परिवार वालों ने फोन किया और मोनू को शादी की बात कही। लेकिन मोनू ने तब यह कबूल किया कि वो लड़की को पहले ही मार चुका है क्योंकि वो किसी और के साथ फोन पर बात करती थी, जिससे मोनू को ऐतराज था। आगे आपको दिखाएंगे कैसे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव हुए नीतीश कुमार। कुछ लोग समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखे। जेल में डॉक्टर के पर्चे के हिसाब से दवा दिए जाने की इजाजत की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट कल 12:30 बजे फैसला देगा। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने सियासत को गरमा दिया है। ये पोस्टर दशहरे के मौके पर लगाया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राम के तौर पर दिखाया गया, जब रावण के 10 सिरों पर आज के सियासी मुद्दों को दिखाया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस पोस्टर से केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अक्सर केंद्र की सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में वोट चोरी का भी जिक्र है, जिसको लेकर राहुल गांधी कई बार चुनाव आयोग पर निशाना साध चुके हैं। पोस्टर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की लक्ष्मण की भूमिका में वो दिख रहे हैं। बताया जा रहा है ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने लगवाए हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू में एक्शन तेज हो गया है। नीतीश कुमार ने आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फीडबैक के लिए बुलाया तो बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार पटना में सीएम आवास में पहुंच गए। कुछ लोग मौजूदा विधायक बदलने की मांग को लेकर तो खुद अपनी दावेदारी पेश करने को लेकर पहुंचे। इस दौरान सीएम आवास में जेडीयू के कई बड़े नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ सीएम नीतीश ने बैठक की। सूत्रों के अनुसार जिन नेताओं को पार्टी टिकट के लिए गंभीरता से विचार कर रही है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री आवास बुलवाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आप देखिए, एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां भी अब टिकट के दावेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। अंदर मुख्यमंत्री आवास में कई कार्यकर्ता जो हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया है। 40-50 जो की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकटार्थी हैं, वो अंदर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और बाहर भी देखिए एक एक करके जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मांग, जो टिकट को लेकर जो डिमांड है, उसको लेकर ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए एक एक करके जिन जिन नेताओं का नाम है वो मुख्यमंत्री आवास में घुस रहे हैं। वो से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर इन लोगों की क्या डिमांड है, वहां जमीन पर क्या हकीकत है। तमाम चीजें जानने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री करेंगे। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक बार हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से इन लोगों की दावेदारी। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा,
मुख्यमंत्री जी के यहाँ? हाँ, मुख्यमंत्री आवास आए हैं। अच्छा, मीटिंग में अंदर बुलाया गया था? कल बुलाया गया था कि भाई आइए, तो फिर आए हैं, देखते हैं अब क्या बात होती है, मुख्यमंत्री जी क्या आदेश देते हैं। जो भी आदेश उनका होगा सर्वमान्य होगा। क्या लगता है आप लोग टिकट के दावेदार के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल, एकदम हम लोग मजबूती से खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं और इस बार एनडीए भारी मोहम्मद से जीत होगी। देखिए, बिल्कुल कई जगहों से लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हरनौत विधानसभा से आए हैं। अच्छा, क्या क्या मांग के लिए आए हैं? मांग के लिए यही आए हैं कि जो हम लोग के हरिनारायण बाबू को हटाना है और नया कार्यकर्ता को टिकट दें नीतीश बाबू और उनको विजय बनाना है। अच्छा, कैंडिडेट बदलने की मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से, अच्छा। कदवा विधानसभा से। कदवा से। क्या आपकी क्या प्रत्याशी का मांग है? अच्छा, लोकल की मांग कर रहे हैं। वहाँ से जो अभी है वो लोकल नहीं है? नहीं। अच्छा, तो कांग्रेस के हैं, 2 टर्म हो चुका है। अच्छा, तो अंदर गए आपके प्रतिनिधि? गए रमेश कुमार मंडल। तो देखिए, कई लोग हैं। आप जरा सा आइएगा, कहाँ से आए हैं आप? सरघाटी विधानसभा से आए हैं। अच्छा, क्या डिमांड लेके आए हैं? डिमांड लेकर आए हैं, हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक हैं, कार्य ढंग से नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग चाहे हैं कि हम लोग को विधायक को चेंज कीजिए। पूर्वी चंपारण से हम लोग आए हुए हैं। पूर्वी चंपारण में 6 सीट हम लोग लड़ते थे, इस बार कम से कम 5 सीट 6 सीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सीट ज्यादा लड़ने की डिमांड। क्या कुछ बात हुई? आप भी गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने? मुख्यमंत्री से बात हुई। हम लोग गायघाट संगठन के विधानसभा प्रभारी हैं। हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई जी, वहाँ संगठन बहुत मजबूत है और कदावर नेता भी पूर्व से रहे महेश्वर यादव का पुत्र प्रभात किरण है। टिकट मिलता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतेंगे। मीटिंग आज चल रही है बहुत, चूंकि चुनाव अब सर पे है, क्या कुछ मीटिंग में हो रहा है? देखिए, बैठकें तो निरंतरता के साथ लगातार चलती रही है। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि पूरे राज्य के जो पार्टी के प्रतिबद्ध नेता और कार्यकर्ता हैं, वो क्षेत्र विशेष की जो परिस्थितियां हैं उस पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अवगत करा रहे हैं। और ये हम सब लोग जानते हैं कि एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और पीएम नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरह से गाली दी गई उसका जवाब जनता चुनाव में देगी। किस तरह से देख रहे हैं बिहार चुनाव? चूंकि अब तो गिने चुने दिन बचे हैं, प्रचार भी जोर शोर से तमाम पार्टियों की तरफ से किया। दल के नाते भी हम लोग चुनाव की तिथियों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार ने जितना बिहार का विकास किया है उसके कारण जनता आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रही है। और अब तक लगातार विजय होती रही। भाजपा और जदयू गठबंधन जब भी बना है वो विजय प्राप्त किया है, सरकार बनाया है, लेकिन इस बार की विजय सबसे बड़ी विजय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो भी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं, उनके किसी भी गाली का जवाब हम लोग गाली से नहीं देते हैं। उनकी गाली का जवाब जनता कमल का बटन दबा के देती है और जहां भाजपा गठबंधन होता है वहां गठबंधन के प्रत्याशियों को विजय दिला करके देती है। और बिहार की जनता गाली का जवाब एनडीए को की सरकार बना करके देगी। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर खतरनाक स्टंटबाजी देखने को मिली है। बीच सड़क पर रईसजादे अपनी थार और दूसरी लग्जरी गाड़ियों से खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। स्टंटबाजी का वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस तरह की स्टंटबाजी से दूसरों की जान से खिलवाड़ करना है, क्योंकि स्टंटबाजी किसी भी हादसे की वजह बन सकती है। लेकिन इन लोगों को इस बात का कोई खौफ नहीं। अफसरों की अगुवाई में पैदल मार्च हुआ। ड्रोन के जरिए घरों की छतों पर निगरानी की जा रही है। फ्लैग मार्च के जरिए भी चप्पे चप्पे पर मुआयना किया जा रहा है। जनपद है, उसमें हम लोगों ने 4 सुपर जोन्स और 4 स्पेशल जोन्स बनाए हैं। टोटल लगभग हमारे 50 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं। उनके नेतृत्व में 8,000 साढ़े 8,000 का पुलिस बल है जिसको डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है। एहतियात के तौर पे हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि पूरे शहर को, पूरे जनपद को हम लोगों ने सुपर जोन, सेक्टर और स्टैटिक पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट, एडीएम साहबान, एसपी साहबान, सीओ साहबान सब लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। एक दूसरे से बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कराया गया है कि ड्रोन कैमरे से निगरानी के माध्यम से कहीं छतों पर किसी प्रकार का ईंट पत्थर आदि इकट्ठा ना हो। टाइम्स ऑफ नवभारत ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी से खास बातचीत की। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से क्या अपील की है वो भी आपको सुनवा देते हैं।
पिछले जुमे को जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए, वाकई वो अफसोसनाक है। और ये भी हमने अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने, रोड पर सड़कों पर न उतरें, नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा बिल्कुल न करें। सड़क पर, रोड पर बैनर छाप करके ये दिखावा है, ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है, इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। तो मैं तमाम नौजवानों से यही अपील करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें, यही ज़्यादा ज़रूरी है। सुकून रहे, पुरअमन रहे, ये हर एक की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। अब तक जहरीले कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत हो गई है। 10 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो पहले 6 बच्चों की मौत की खबर आई थी, अब 9 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चों को खांसी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद इन सभी बच्चों को यह कफ सिरप दी गई थी। बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, कुछ बच्चों की किडनी तक फेल हो गई। कई बच्चे अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। परिवार में रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। तो ये नौनिहाल दम तोड़ रहे हैं। सभी बच्चों को खांसी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें एक खास कफ सिरप दी गई थी और इसी कफ सिरप के पीने की वजह से दावा किया जा रहा है कि इन बच्चों की मौत हुई है। और आखिर कफ सिरप में ऐसा क्या है जो इंसान के शरीर में जहर का काम करता है? चलिए ये भी आपको बताते हैं इस कफ सिरप में आखिर क्यों माना जा रहा है कि बच्चों की मौत का ये जिम्मेदार है। इस कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का कोई रंग नहीं होता। एथिलीन ग्लाइकोल एक गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड है। फार्मा कंपनियां कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैम्प पैड, स्याही में भी इसका इस्तेमाल होता है। पॉइंट पेन, सॉल्वेंट्स पेंट में भी एथिलीन ग्लाइकोल होता है, यानी कि पेंट्स में भी ये होता है। और इंसान के शरीर में जाते ही क्या करता है, ये जहर का काम करता है। एथिलीन ग्लाइकोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ज्यादा सेवन करने से हार्ट फेल और किडनी तक फेल हो सकती है, जो कि इन बच्चों के साथ होने का दावा किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत नहीं रखेगा संयम। अब की बार ऐसी कार्रवाई होगी कि भूगोल